Hello students, today's topic is water pollution definition, causes, effects and control measures. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर जो है लाइफ के लिए एसेंशियल है और विदाउट वाटर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस जो है हमारी अर्थ जो वो कवर्ड है विद वाटर। और जो टोटल वाटर अवेलेबल है अर्थ पर उसका 97% वाटर जो है वो साल्टी वाटर है, सलीन वाटर है, चाहे वो ओशन में है या सी में है, और उसको हम ना पी सकते हैं ना इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिमेनिंग 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी 2% लॉक्ड है इन आइस कैप्स और ग्लेशियर में, तो वो फ्रोज़न स्टेट में है, उसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पीछे कितना बचा? 1% वाटर है, चाहे वो अवेलेबल है हमें सॉइल मॉइस्चर में, ग्राउंड वाटर में, वाटर वेपर में, लेक्स में, रिवर स्ट्रीम्स में, सब में। तो क्या है मतलब निकला इसका कि 1% से भी कम वाटर है जिसको फ्रेश वाटर बोलते हैं हम, जो अवेलेबल है हमें पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो 70% ऑफ हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो पानी की बनी होती है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और जो क्या है कि वाटर ही ऐसा सब्सटेंस है जो 3 स्टेट्स में सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में मिलता है। और यूनाइटेड नेशंस ने वाटर को रिकॉग्नाइज्ड किया है एज बेसिक ह्यूमन राइट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम अगर देखें तो हमारे ये सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं टोटल। उसमें से जो कि 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के आगे पीछे रिवॉल्व करते हैं। उसमें 8 में से अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, और उसका एक कारण बड़ा क्या है कि अर्थ पे क्या है, वाटर है। तो इसलिए हमें क्या करना है, वाटर को पोल्यूट होने से बचाना है। तो ये वाटर अब क्या हो रहा है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। तो वाटर पोल्यूशन पे आते हैं फिर कि वाटर पोल्यूशन क्या चीज़ है। वाटर पोल्यूशन इट इज़ द अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। जो अनडिज़ायरेबल चेंज आता है पानी के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पानी के, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ते हैं अगर उसको हम पीते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, या उस वाटर बॉडी में जो पोल्यूट हुई है उसमें कोई रहता है या उस वाटर में, तो हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। तो ऐसे तो वाटर पोल्यूशन की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन मैंने कुछ जो है आप लोगों के लिए निकाली हैं। तो उसमें दूसरा एक डेफिनेशन ये है कि इट इज़ डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस टू द वाटर सच एज, कि वाटर में कुछ इस तरह के सब्सटेंस एडिशन होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, बायोलॉजिकल हो, रेडियोलॉजिकल हो, या हीट हो, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होती है और अनफिट होता है, पानी पीने लायक नहीं रहता, या यूज़ करने लायक नहीं होता। तो उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में बना था, उनकी भी एक डेफिनेशन है कि वाटर का कंटेमिनेशन होता है जिसकी वजह से फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो है वाटर की वो चेंज हो जाती हैं। और वो किस वजह से हो सकता है, चाहे वो सीवेज डिस्चार्ज हो वाटर में, किसी तरह का इफ्लेंट हो, चाहे लिक्विड, सॉलिड या गैसेस फॉर्म, सॉलिड की फॉर्म में या गैसेस की फॉर्म में हो, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें आया हो, ऐड हुआ हो वाटर में, जिसकी वजह से जो कि इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के लिए इंजूरियस हो उस तरह का पानी, चाहे वो कमर्शियल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए भी, तो लाइफ के लिए और हेल्थ ऑफ एनिमल, प्लांट्स और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के हेल्थ पर भी जिसकी वजह से बुरा असर पड़ता हो। तो इस तरह को फिर क्या हम देंगे कि वाटर पोल्यूशन, उसको बोलेंगे कि वाटर क्या हुआ है, पोल्यूट हुआ है। तो वाटर पोल्यूशन जो है वो नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, सुनामी, अंडरग्राउंड रॉक्स या सॉइल वगैरह के मूवमेंट से जो होता है हो सकता है। और मैन मेड एक्टिविटीज़ जैसे सीवेज, इंडस्ट्री अफ्लुएंट्स, फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड से जो हम यूज़ करते हैं, उनसे वाटर जो कंटेमिनेट होता है वो जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ मान सकते हैं उनको, या मैन मेड। तो वाटर जो पोल्यूशन जब होता है तो सिर्फ ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर पोल्यूशन नहीं होता, ग्राउंड वाटर और सी और ओशन भी क्या होते हैं, पोल्यूट होते हैं। तो व्हाट आर द काजेज, काजेज क्या हैं फिर वाटर पोल्यूशन के? तो देयर आर सेवरल काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो उसमें पहला आता है कि सीवेज। जब हम किसी गंदी नाली, सीवेज, ड्रेन्स को सीधा क्या करते हैं, किसी वाटर बॉडी में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो वाटर बॉडी जो है वो
गंदी हो जाती है, वाटर पोल्यूट होता है वहाँ के वाटर बॉडी का, चाहे वो रिवर जा रही हो। ज़्यादातर क्या होता है कि बड़े बड़े जो शहरों में इस तरह की प्रॉब्लम को देखने को मिलती है कि जो वहाँ की जो शहरों की नालियाँ वगैरह होती हैं वो सीधी कहाँ पर उस नदी या उस वाटर बॉडी में डाल दी जाती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से भी वाटर जो है काज है वाटर पोल्यूशन का। किसी तरह की भी इंडस्ट्री जब वाटर बॉडी के पास लगी होती है, या उसकी मटेरियल जो निकलता है, चाहे वो फिनोल निकले, साल्ट निकले, मेटल निकले, कुछ भी, अमोनिया निकले, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकले, उसको डंप किया जाता है जब वाटर, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। जब उस इंडस्ट्री का कोई गर्म पानी रिलीज कर देते हैं, हॉट वाटर, वार्म वाटर वाटर बॉडी में, उसको भी हम पोल्यूशन बोलेंगे, वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा सिंथेटिक डिटर्जेंट वो हो गए, जैसे हम नहाते हैं कहीं सीधे ही तालाब के, नदियों के किनारे, जहाँ कुछ जहाँ कपड़े धोते हैं, तो वहाँ से जो पानी जो पोल्यूट होता है उसको सिंथेटिक डिटर्जेंट से वजह से होता है, वो भी एक काज है। एग्रो केमिकल्स जो यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के, जैसे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, और सारा का सारा तो ऑब्जर्व नहीं करते प्लांट्स। कुछ क्या होते हैं कि वो जले जाते हैं पास की नदियों नालों में, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि वो पोल्यूट होते हैं। उससे इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है ऑयल स्पिलेज, खासकर बड़े बड़े समुद्रों में, ओशंस में, सी में ये देखने को मिलता है कि बड़े बड़े जो जहाज हैं, शिप्स वगैरह हैं, उनका एक्सीडेंट होते हैं और उनका जो ऑयल वगैरह है वो लीकेज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑयल स्पिलेज वगैरह। तो ये भी, उससे भी वाटर क्या होता है, पोल्यूट होता है। इसके अलावा वेस्ट हीट, मैंने पहले बताया कि किसी तरह की इंडस्ट्री वगैरह या थर्मल पावर प्लांट से जो गर्म पानी और रिलीज करते हैं वाटर बॉडी में, तो उससे भी वाटर पोल्यूट होता है। तो उससे क्या होता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो उसको भी हम पोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज़ से भी बहुत सारी, जो माइनिंग से जो ओर्स निकलती हैं, जब वो और बड़ा बहुत सारा ज़्यादा सॉइल इरोजन वगैरह होती है, तो जब वो पानी जब वाटर बॉडी, किसी वाटर वो वाला जो पोर्शन होता है माइनिंग की इस वजह से, अगर पास वाली वाटर बॉडीज कंटेमिन होती हैं इनकी वजह से भी, जब कभी बारिश हो या कुछ, तो पानी डिस्चार्ज वो बहकर जाएगा तो वाटर बॉडी को पोल्यूट करता है। इसके अलावा लीकेज फ्रॉम द लैंडफिल्स, जो हम जितना भी अपना गार्बेज है वो डंप करते हैं कहीं, जब बारिश होती है तो वो पानी जो है नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है क्रैक्स वगैरह के थ्रू, तो वो ग्राउंड वाटर को सबसे ज़्यादा पोल्यूट करता है। तो ये लैंडफिल से भी वन ऑफ द रीज़न है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, क्या होता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से या बाकी से जो रेडियो एक्टिव मटीरियल निकलता है, चाहे यूरेनियम हो, रेडियम वगैरह हो, तो उसकी हम कई बार क्या हो, ज़्यादातर उसकी डंपिंग ओशन में की जाती है कंटेनर्स में, लेकिन टाइम के साथ कंटेनर ख़राब होते हैं, करोड हो जाते हैं, तो वहाँ से भी जब रेडिएशन लीक होती है तो वहाँ से क्या होता है कि वाटर पोल्यूट होने का खतरा रहता है। जब वो सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो लीक होंगे तो वाटर पोल्यूट होता है। एनिमल वेस्ट हो गया, जैसे चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल्स हों या वाइल्ड एनिमल्स हों, वो जब अपना फीकल मैटर रिलीज़ करते हैं, तो वो जब बारिश होती है और वो पास की नदियों में जब वाटर बॉडीज़ में पानी जाता है, तो वो भी क्या होता है, उन वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करता है, जिसके इस वजह से कॉलरा, डायरिया, जंडिस, डायसेंट्री, टाइफाइड जैसी वाटर बॉर्न डिजीज़ होने का खतरा रहता है। आजकल मैरीन डंपिंग का भी बड़ा देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर जो कोस्टल एरियाज़ वगैरह हैं, वहाँ पर जो बड़े बड़े शहर वगैरह हैं, जब वो भी पास वाले समुद्र में जब पानी के में जो डंपिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारा जो है कूड़ा, जैसे ग्लास हो गया, रबर हो गया, एल्युमिनियम, पेपर, प्लास्टिक वगैरह, ये गार्बेज जो है ये मटेरियल देखने को मिलता है और ये वाटर को पोल्यूट करता है। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि इफ़ेक्ट्स क्या हैं वाटर पोल्यूशन के। तो देयर आर सेवरल इफ़ेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन के। एक तो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है। जब ऑर्गेनिक मैटर हम पानी में डालते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, और वो एरोबिक जो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ऑर्गेनिक मैटर को करेंगे, तो वो यूज़ करेंगे जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन होगा पानी में। तो जब उस पानी वाले ऑक्सीजन को वो यूज़ करेंगे, तो जो पानी में जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन होगा, वो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही डीओ, फिर डिज़ॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ होगा और डिज़ॉल्व ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी पानी में, उस वाटर बॉडी में, ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा बाई द कंपाउंड ऑफ टॉक्सिक मेटल्स, कुछ टॉक्सिक मेटल जो वाटर बॉडी को कंटेमिनेट करते हैं, तो उससे बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं। जो हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे जैसे लेड हो गया, लेड से क्या हो सकता है, अगर कोई वाटर बॉडी लेड से कंटेमिनेटेड हो गई है, तो उससे एनीमिया हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, किडनी और ब्रेन डैमेज हो सकता है। अगर जैसे ग्राउंड वाटर का जो है बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वेस्ट बंगाल वगैरह जैसे इलाके में भी, तो उसमें आर्सेनिक
जो है वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेशन करता है, जिसके ब्लैक फुट डिजीज़ होने का खतरा रहता है। फ्लोराइड से अगर वाटर में वाटर बॉडी जो है फ्लोराइड से कंटेमिनेटेड हो गई है, वाटर पोल्यूशन हुआ है, तो उसे नाक, नी, टूथ, जो टीथ हैं, बोन जो हैं वगैरह क्या होते हैं, इन पर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। मरकरी से क्या होता है, मिनीमाटा डिजीज़ होती है जो नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालती है। मिनीमाटा एक जापान में जगह है जहाँ पर ये पहले सबसे हुई थी, तो वहाँ से ये निकला है कि मिनीमाटा डिजीज़। तो कैडमियम से इटाई ऑचोच डिजीज़ होती है, जिसे बोन्स बिकम फ्रेजाइल हो जाते हैं। बोन्स क्या होती हैं, हड्डियाँ जो होती हैं वो ऐसे सॉफ्ट और क्या हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं या कुछ, तो उसको बोलते हैं इटाई अच्छा ये डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से होती हैं वीकनेस। तो इसके अलावा क्या होता है, इंक्रीज ऑफ टर्बिडिटी। नेक्स्ट जो है इफेक्ट क्या पड़ता है कि अगर जैसे बारिश होती है, और ख़ासकर बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि जितना भी साइल इरोजन होकर और बारिश ज़्यादा पड़ती है, तो सेडिमेंट्स जितने भी हैं, साइल सैंड वगैरह, इरोड होकर पानी में चले जाते हैं, तो पानी का कलर चेंज हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है पानी की, और पानी में रहने वाले जो फाइटोप्लैंक्टन हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते फिर प्रॉपर, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है इस तरह से। तो टर्बिडिटी से भी अगर वाटर पोल्यूट होता है तो टर्बिडिटी बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, तो ये भी इफेक्ट एक पड़ता है। इसके अलावा हॉट वाटर जब रिलीज़ करते हैं तो क्या होता है कि उससे क्या होता है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है अगर हॉट वाटर रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा माइक्रोब्स की जो है, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो माइक्रोब्स का एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पर बुरा असर पड़ता है, जो पानी में रहने वाले होते हैं उनको। इसके बाद आता है सीवेज वाटर। अगर सीवेज हम डायरेक्ट रिलीज़ करते हैं वाटर में, जैसे नालियों वगैरह का गंदा पानी, तो उससे क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं, उनका कंटेमिनेशन होना है, उससे कंटेमिनेशन होने का खतरा रहता है। और अगर वो ई कोलाई वाला पानी हम पिएंगे, तो अगर ह्यूमन बीइंग कोई भी पिएगा, तो उससे क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे सीधा सीधा इंटेस्टाइन में सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बाद क्या आता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स से क्या इफेक्ट पड़ता है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो गए जैसे फर्टिलाइज़र में नाइट्रेट और फास्फेट होते हैं, और अगर वो नाइट्रेट और फास्फेट होंगे और वाटर बॉडी में जाएंगे, तो उससे वाटर में जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है बढ़ जाएगी, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो बढ़ती है उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन होना। और जब यूट्रोफिकेशन जब होती है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जितना ही प्लांट्स वगैरह बढ़ जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स, तो उनकी डिकम्पोजिशन भी बढ़ जाएगी। जो वो बॉडीज़ बढ़ेंगी, डिकम्पोजिशन बढ़ेगी, तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको चाहिए होगा कि ऑक्सीजन चाहिए होगा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन। तो ये ऐसी चीज़ में क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो ये चीज़ भी प्लांट न्यूट्रिएंट से भी ये इफेक्ट पड़ता है। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से और क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर नाइट्रेट कंटेमिनेशन हो जाता है वाटर नाइट्रेट से, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम एक होता है, बीमारी होती है, वो हो जाती है। मिथेमोग्लोबिनीमिया भी इसको बोलते हैं। उसके बाद पेस्टिसाइड अगर बढ़ता है तो बायोमैग्नीफिकेशन हो जाता है, जिसमें कि फूड चेन में जैसे जैसे ट्रैफिक लेवल ऊपर जाते जाएंगे, हायर में ट्रैफिक लेवल्स में, तो उसमें क्या होता है कि केमिकल की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। डीडीटी का ये एक एग्जांपल है कि एक बॉल्ड ईगल बर्ड है जो कि यूएसए में, अमेरिका में पाया जाता है। उसकी जब पॉपुलेशन कम हो गई तो साइंटिस्टों ने स्टडी किया, तो उनको पता चला कि बॉल्ड ईगल की पॉपुलेशन डीडीटी से कम हो रही थी, क्योंकि बायोमैग्नीफिकेशन की वजह से ये जो बर्ड था ये टॉप ऑफ द फूड चेन में था, तो उसकी जो एग्स थे उनकी थिनिंग हो जाती थी, जिसकी वजह से हैच होने से पहले ही एग जो है ब्रेक हो जाते थे। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं अगर पेस्टिसाइड वगैरह, तो बायोमैग्नीफिकेशन ये चीज़ होती है। तो ये जिसमें कंसनट्रेशन केमिकल का फूड चेन के ट्रैफिक लेवल के बनने के साथ बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट जैसे रेडियम 226 और स्ट्रोंशियम 90। इनसे क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं जिनसे जेनेटिक इफेक्ट्स पड़ते हैं बहुत सारे, खासकर ह्यूमन बीइंग पर, यानी मैन पर। उसके बाद क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ ऑयल स्पिलेज। अगर ऑयल स्पिलेज होता है वाटर बॉडी पे, तो एक ऑयल की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं वो एक्सचेंज नहीं हो पाती, तो नीचे जो है ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगा। जब जो वाटर बॉडी में ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उनको जो मर जाएंगे, उन पर बुरा असर पड़ता है। जैसे मैरीन फाउल हो गया,
जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बाकी हो गए जैसे फिशेज, चाहे लार्ज फिशेज हों या स्मॉल फिशेज हों, उन पर इफेक्ट पड़ता है ऑयल स्पिलेज का। इसके बाद क्या आता है, इफेक्ट्स ऑन कोरल्स। जो कोरल रीफ्स वगैरह हैं उन पर भी क्या होता है, उन पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है पोल्यूशन से, अगर वाटर पोल्यूटेड हो गया तो इसके अलावा क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग एक प्रोसेस होता है जो भी देखने को मिलता है अगर वाटर पोल्यूटेड होता है तो। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है कि प्रिवेंटिव मेजर क्या हैं, क्या कंट्रोल मेजर क्या है वाटर पोल्यूशन के। तो इसमें क्या है, कंट्रोल ऑन द यूज़ ऑफ जो केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनको हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हमें बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए। इसके अलावा केमिकल पेस्टिसाइड की जगह इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम करना चाहिए, चलाना चाहिए हमें। उसके अलावा क्या करना चाहिए, ड्रेनेज जो सिस्टम है जो खासकर शहरों वगैरह में भी वो अलग होना चाहिए, जो घरों से या बाकी में गंदा पानी निकलता है उसके लिए, और जो बारिश का पानी जाता है वो वाले के लिए ड्रेन सिस्टम जो है वो अलग होने चाहिए कि बारिश में तो पानी जाएगा बहकर नदियों में, तो अगर ड्रेन और सीवेज का पानी भी जाएगा तो फिर वाटर बॉडीज़ क्या कर होती हैं, पोल्यूट होती हैं। इसके अलावा हमें लेक्स के किनारे और रिवर्स के किनारे प्लांट्स लगाने चाहिए खासकर, ताकि उनके किनारों में जो साइल इरोड होकर जाती है तो वाटर को जो कंटेमिनेट करती है या पोल्यूट करती है वो ना कर पाए। तो प्लांटिंग क्या करनी चाहिए, ट्रीज करने चाहिए ऐसे एरियाज़ में खासकर। उसके बाद क्या करना चाहिए, अगर वाटर पोल्यूट होता है तो उसके बाद कुछ ये मेथड्स हैं जो अपनाने चाहिए जिससे वाटर को ट्रीटमेंट करके थोड़ा साफ़ किया जा सकता है। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट मेथड्स हैं जो किए जाते हैं। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग एक प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, ग्रिट रिमूवल और सेडिमेंटेशन, ये कुछ प्रोसेस होते हैं जो हम करते हैं और प्राइमरी ट्रीटमेंट में। तो इसमें क्या होता है कि स्क्रीनिंग में क्या होता है कि एक द वेस्ट वाटर आफ्टर स्क्रीनिंग, द रिमूवल ऑफ डेब्रिज, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो स्क्रीन के थ्रू पास किए जाते हैं, और उसके बाद जब स्क्रीनिंग हो जाती है उनकी फिर उसको ग्रिट चैम्बर से फिर पास किया जाता है, जहाँ पर सैंड और ग्रिट और बाकी जो है वो सॉलिड वगैरह वो सेटल डाउन होते हैं। उसके बाद वो ग्रिड चैम्बर से फिर आगे एफ्लुएंट को पास किया जाता है थ्रू सेडिमेंटेशन टैंक। एक टैंक किसके थ्रू पास किया जाता है जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। ये टैंक वैसे होता है जैसे अगर हम पानी मिट्टी वाला बाल्टी में डालेंगे और फिर क्या होंगे, कुछ देर बाद देखेंगे तो मिट्टी नीचे बैठी होती है, उसी तरीके का सेडिमेंटेशन टैंक होता है। वहाँ से जब आहिस्ता आहिस्ता पानी को हम पास कराएंगे तो उसे वो जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और साफ पानी आगे चला जाता है। इसमें क्या होता है कि 35% जो है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरे नंबर पर 60% सस्पेंडेड सॉलिड जो हैं पार्टिकुलेट्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। ये एक डायग्राम है इसके साथ ही जो कि बता रहा है कि पहले स्क्रीनिंग से पानी को पास किया जाता है, फिर ग्रिड चैम्बर में, ग्रिड चैम्बर के बाद सेडिमेंटेशन टैंक में, और वहाँ से होते हुए फिर एफ्लुएंट जो है बाहर चला जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। ये खास कर क्या कौन सा प्रोसेस होता है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रोब्स को हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको रिमूव करने के लिए खासकर ये सेकेंडरी मेथड यूज़ किया जाता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के खासकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किए करते हैं। तो इट रिमूव्स अप टू 90% ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD को 90% ये कम करता है, और साथ ही साथ क्या करता है 90% सस्पेंडेड सॉलिड्स भी यहाँ से रिमूव होते हैं। इसमें भी 4 मेथड हैं इसके, हाँ, क्योंकि हमें टोटल डिटेल में नहीं जाना है, इनके अलग से टॉपिक हैं अगर हम पढ़ें तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन 4 कौन कौन से मेथड हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पॉन्ड और रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंटैक्टर्स। ये 4 मेथड हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के जो इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके से हम क्या करते हैं पानी को ट्रीट करते हैं, गंदे पानी को जो है। तो पहला है ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड है, जिसमें कि ट्रिकलिंग का मतलब होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम स्टोन्स का एक बेड बनाया जाता है, वहाँ से पानी को छिड़काव करते हैं और पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है, और नीचे से हम क्या करते हैं फिर उसको कलेक्ट करते हैं पानी को, और साफ़ पानी, और फिर उसको फिर नेक्स्ट आगे के प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। तो उसमें ही नीचे ये दिया हुआ है ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड में, जैसे कि
यहाँ पर स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं, वहाँ से पानी को छिड़काव कर रहे हैं। ये अगर फिगर देखेंगे आप तो ये स्टोन बेड है जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, और इसमें एरेशन भी दी जाती है, एयर भी दी जाती है, इसलिए एयर लिखा हुआ है। और एयर के नीचे देखो आउटलेट है, जो पानी साफ़ होकर फिल्टर होकर नीचे से आता है। फिल्टर भी लगे हुए हैं, जो लिखा हुआ है फिल्टर सपोर्ट, वहाँ से होकर पानी आउटलेट से बाहर चला जाता है। और ये जो फीड पाइप है, यहाँ से पानी अंदर आता है, और नीचे जो सेंटर से ऊपर जा रही है पाइप, उसके थ्रू जो है स्प्रिंकल्स में पानी जाता है। और ये गोल गोल स्प्रिंकल्स घूमते हैं, नोजल बने होते हैं छोटे छोटे, वहाँ से पानी निकलता है और आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल करके नीचे आता है, और फिर कलेक्ट होकर पानी साफ होकर जाता है बाहर। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पर पेबल स्टोन्स पर, वो एक लेयर बनाते हैं, एक स्लाइम जिसको बोलते हैं हम। तो वहाँ पर जब वाटर आता है, पानी आता है, तो इसमें जो पानी में ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर में। तो वो डिकम्पोज करके साफ पानी को क्या करते हैं, नीचे से आउटलेट से फिर बाहर चला जाता है, कलेक्ट होता है नीचे। तो और इसमें क्या होता है कि BOD भी फिर कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, फिर क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर पानी का वो रिमूव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा मेथड होता है एक्टिवेटेड स्लज मेथड। इसमें दो तरह के टैंक होते हैं, जो अगर हम नीचे फिगर में देखेंगे अभी थोड़ा सा आगे करके, तो उसमें क्या होता है, एक बायोलॉजिकल रिएक्टर और दूसरा सेकेंडरी क्लैरिफायर। ये दो टैंक होते हैं। पहला जो होता है एरेटेड समझो होता है टैंक होता है, जिसमें कि एयर दी जाती है, उसको पंप किया जाता है एयर को अंदर, और काफ़ी ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। और इन्फ्लुएंट जब अंदर आते हैं, वेस्ट वाटर अंदर आता है, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो जो गंदे पानी के साथ ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, और फिर पानी आगे चला जाता है सेकेंडरी क्लैरिफायर में। वहाँ पर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर है वो नीचे से वापस रिटर्न करता है। जब देखो एरो दिया हुआ है, बी से फिर जा रहा है कहाँ से, रिटर्न एक्टिविटी स्लज। जो ज़्यादा स्लज होता है, स्लज हो गया जो मटेरियल ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह निकल गया, मैं थोड़ा वो जो निकला वेस्ट, वो जब मैक्सिमम है जो नहीं ऊपर जा सकता वो नीचे से वापस चला जाता है। कुछ परसेंट जो है 30%, कुछ परसेंट जो है वो दोबारा से बायोलॉजिकल रिएक्टर में आता है, वहाँ पर दोबारा से उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं, फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर में भेजते हैं। इसलिए सर्कुलेटरी प्रोसेस ये चलता रहता है, और पानी साफ होके इन्फ्लुएंट जो है आगे चला जाता है। वो आप देख रहे हैं एरो बना है। तो ये तीसरा जो हमारा मेथड है, इसमें जो ये एक्टिविटी स्लज में क्या देखते हैं, देखो लिखा है अबाउट 30% ऑफ स्लज इज री सर्कुलेटेड बैक इनटू द एरेशन टैंक, देखो। और रिमेनिंग 70% ऑफ सेकेंडरी स्लज मस्ट बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ। और बाकी जो है वो 30% दोबारा से उसको वापस भेजते हैं, दोबारा से उसको वो कराते हैं प्रोसेस। तो ये चीज़ होती है एक्टिविटी स्लज प्रोसेस। तो इसके बाद आता है एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड, नेक्स्ट जो है हमारा ऑक्सीडेशन पॉन्ड में देखो क्या होता है कि अलगी और बैक्टीरिया का काम होता है मेन। एक साइड से इस पॉन्ड में पानी आता है, ख़राब पानी, और अलगी क्या करती है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की फॉर्म में यहाँ पर अपना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, अमोनिया और फास्फेट वगैरह होता है, उसको ऑब्जर्व करती हैं अलगी, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करती हैं। तो वाटर बॉडी में जब ऑक्सीजन होता है तो वो एरोबिक बैक्टीरिया को मिलता है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और उसमें क्या बनाते हैं, फास्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज़ करते हैं, जो अलगी फिर द्वारा उसको ऑब्जर्व करती है। और इस तरीके से गोलू प्रोसेस चलता रहता है, फिगर में आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, अलगी और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जहाँ पर डिकम्पोजिशन वगैरह करता है, अलगी फोटोसिंथेसिस करती है, और क्या होता है, पानी साफ होकर आउटलेट से फिर बाहर चला जाता है। उसके बाद आता है जो चौथा पोर्शन है ऑक्सीडेशन पॉन्ड के बाद, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर। इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क। यहाँ पर ये डिस्क होती हैं, कुछ गोल गोल दिख रही हैं आपको। तो ये क्या होती हैं, एक शाफ्ट पे, एक लंबी जो शाफ्ट होता है उस पर ये अरेंज होती हैं, और इन डिस्क पर क्या होता है, ग्रो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि मैंने पहले ही बताया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं पानी को साफ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्क के ऊपर ग्रो किए होते हैं। तो डिस्क क्या करती है, आधी जो है पानी में होती है, और द डिस्क रोटेट इन वाटर करती है, आधी ये पानी में होती है और आधी क्या होती है, बाहर होती है। तो इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिस्क पे होते हैं, जब वो ऑब्जर्व करते हैं ऑर्गेनिक मैटर व्हेन डिस्क आर आउट ऑफ वाटर। तो
thus a high degree of organic matter removal is achieved। जो भी पानी के अंदर जो भी गंदा पानी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब जाते हैं डिस्क के थ्रू, वहाँ पर वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये फिगर है जो ओरिजिनल फिगर है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर की। ये देखो प्लास्टिक के डिस्क होते हैं और पानी में इस तरीके से डूबे होते हैं, इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये घूमते रहते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते रहते हैं उस पानी की, और पानी फिर साफ़ होता है। ये ज़्यादा कॉमन नहीं है प्रोसेस, जो पहले तीन है वो ज़्यादा कॉमन मेथड जो हैं यूज़ किए जाते हैं। तो इसके बाद आता है टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होते हैं, ये एडवांस ट्रीटमेंट मेथड होता है जिसमें फास्फेट और नाइट्रेट जो बचता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस में क्लोरीनेशन ऑफ वाटर भी की जाती है, वाटर को क्लोरीफाई किया जाता है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह जो जर्म्स बचते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद भी, उनको मारा जा सके। तो ये टर्शरी ट्रीटमेंट होता है जिसको एडवांस ट्रीटमेंट मेथड बोलते हैं। और उसके बाद और किस तरह क्या कंट्रोल मेजर्स हैं वाटर को, कि हमें लॉज बनाने चाहिए और उनको इन्फोर्समेंट करनी चाहिए वाटर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। जैसे हमने वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 बनाया हुआ है। इसके अलावा एक वाटर सेस एक्ट 1977 में बना था, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये तो पानी कितना यूज़ करना चाहिए, किस इंडस्ट्री को कितना करना चाहिए, वाटर सेस एक्ट डिसाइड करता है। उसके बाद क्या करना चाहिए, जो लास्ट हम पढ़ते हैं कि हमें एजुकेट करना चाहिए लोगों को भी, खुद को भी होना चाहिए कि वाटर पोल्यूशन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा वाटर क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि सेट किए हुए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने। तो उसमें कि वाटर का pH कितना होना चाहिए, जैसे 6.5 to 8.5 होना चाहिए। डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, टोटल डिज़ोल्व ऑक्सीजन 500 मिलीग्राम पर लीटर से मतलब कम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि कितना होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये तभी होगा जब हम एजुकेटेड होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन इफेक्ट्स, causes, effects and control measures. Thank you students.